इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों से सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। मोसाद की विशेषता चुपचाप अपने कामों को अंजाम देना है। मोसाद ने एक से बढ़कर एक ऑपरेशन किए हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक बड़े ऑपरेशन की। मॉर्डेखाई वाननो 1976 से 1985 के बीच इजराइल के बीर सेवा के नजदीक नेगेव रेगिस्तान में मौजूद डिमोना परमाणु प्लांट में बतौर टेक्नीशियन काम करते थे, जहां वो परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम बनाते थे। उन्होंने बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद से वो ऐसे समूहों से जुड़ने लगे जो फिलिस्तीनियों के प्रति संवेदना रखते थे। 30 साल के मॉर्डेखाई वाननो जल्द ही सुरक्षा अधिकारियों के रडार पर आ गए और उन्हें आखिर 1985 में नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले उन्होंने डिमोना परमाणु प्लांट से हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बमों की करीब 60 सीक्रेट तस्वीरें निकाली और अपनी रील के साथ उन्होंने देश छोड़ दिया। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और सिडनी में ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्थित संडे टाइम्स के पत्रकार पीटर हुनन से संपर्क किया और ये सीक्रेट तस्वीरें साझा की। 5 अक्टूबर 1986 वाननो से मिली जानकारी के आधार पर संडे टाइम्स में लेख छपा, रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ इजराइल न्यूक्लियर आर्सेनल। इस लेख ने दुनिया में जैसे भूचाल पैदा कर दिया। न्यूक्लियर वेपन्स एंड नॉन प्रोलिफरेशन और रेफरेंस हैंडबुक के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का अनुमान था कि इजराइल के पास 10 से 15 परमाणु हथियार हैं, लेकिन वाननो के अनुसार इजराइल के पास अंडरग्राउंड प्लूटोनियम सेपरेशन सुविधा थी और उसके पास लगभग 150 से 200 परमाणु हथियार थे। किताब पॉलिटिकल सेंसरशिप के अनुसार मोसाद ने उन्हें किसी तरह बहलाकर लंदन से इटली लाने के लिए एक महिला जासूस को भेजा। उनकी कोशिश थी कि ब्रिटेन में वाननो के साथ जबरदस्ती ना की जाए और वो खुद ही ब्रिटेन से बाहर निकलें ताकि कोई विवाद ना हो। पीटर हुनम अपनी किताब द वुमन फ्रॉम मोसाद में लिखते हैं कि एक दिन 24 सितंबर 1986 लंदन में वाननो ने एक सड़क पर एक सुंदर लड़की को देखा जो खोई खोई दिख रही थी। वाननो ने उन्हें कॉफी की दावत दी तो वो शर्माते हुए राजी हो गईं। बातचीत के दौरान उस लड़की ने बताया कि उनका नाम सिंडी है और वो एक अमेरिकी ब्यूटिशियन है। पहली मुलाकात में दोनों इतने घुल मिल गए कि वो साथ में घूमने जाने का प्लान बनाने लगे थे। पीटर हुनम लिखते हैं कि वाननो ने बताया था कि सिंडी अपने घर का पता नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वाननो ने उन्हें बता दिया था कि वो द माउंटबेटन होटल के कमरा नंबर 105 में जॉर्ज फ्रॉस्टी के फर्जी नाम से ठहरे हैं। इसके बाद एक तरफ संडे टाइम्स के साथ कहानी पर बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ सिंडी के साथ वाननो की मुलाकातें बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वाननो कुछ वक्त के लिए ब्रिटेन से बाहर जाने की योजना भी बना रहे थे और आखिर 30 सितंबर को वो सिंडी के साथ रोम पहुंच गए। पीटर हुनम के अनुसार वाननो के ब्रिटेन से गायब होने की खबर के करीब 3 सप्ताह बाद न्यूज़वीक ने खबर छापी कि वाननो इजराइल में है और वहां उन्हें 15 दिन की कस्टडी में लिया गया है। न्यूज़वीक के अनुसार वाननो को उनकी एक महिला मित्र ने एक यॉट में बैठाकर इटली में समंदर में जाने के लिए राजी किया था। इटली और किसी और देश की समुद्री सीमा से बाहर जाने के बाद उन्हें मोसाद के एजेंटों ने गिरफ्तार कर इजराइल को सौंप दिया था। 1986 दिसंबर में लॉस एंजलिस टाइम्स ने पूर्वी जर्मनी की समाचार एजेंसी के हवाले से खबर दी कि 30 दिसंबर को वाननो को रोम से अगवा किया गया था। पीटर हुनम लिखते हैं कि
वननू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनके मित्र सिंडी मुशाद एजेंट है। द संडे टाइम्स ने साल भर बाद 1987 में सिंडी की पहचान से संबंधित एक कहानी छापी, लेकिन इस पर भी वननू ने यकीन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माना कि सिंडी मुशाद एजेंट थीं और उन्हें फंसाया गया था। पीटर हुनम के अनुसार सिंडी का असली नाम सेरिल हेनिन बेंटो है। साल 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स ने लिखा था कि सेरिल हेनिन बेंटो 1978 में इजरायली सेना में शामिल हुई थी। बाद में वो मुशाद में शामिल हुई और इजराइल के दूतावासों से जुड़कर काम करने लगी। बताया जाता है कि पीटर हुनम ने इजराइल के शहर नेतन्य में सेरिल को ढूंढ निकाला, जहां वो अपने पति के साथ रह रही थीं। उन्होंने अपने सिंडी होने की खबरों से इनकार किया और वहां से चली गईं। लेकिन पीटर ने उसकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली थीं। इस घटना के बाद सेरिल कई साल तक नजर नहीं आई थीं। गोर्डन थॉमस अपनी किताब गिडोज स्पाइज मुशाद सीक्रेट वॉरियर्स में लिखा है कि 1997 में सेरिल को ऑरलैंडो में देखा गया था। वहां संडे टाइम्स के एक पत्रकार के सवाल करने पर उन्होंने वननू को अगवा करने में अपनी भूमिका से इनकार नहीं किया था। इसराइल ने साल 1950 में फ्रांस की मदद से नेगेव में परमाणु संयंत्र बनाया था। पूरी दुनिया यही मानती रही कि ये कपड़े का कारखाना है, एग्रीकल्चर स्टेशन है या कोई और रिसर्च केंद्र है। 1958 में यूं 2 जासूसी हवाई जहाजों ने आशंका जताई कि इजराइल परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ रहा है। 1960 में आखिर तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने डिमोना के बारे में कहा कि ये परमाणु रिसर्च केंद्र है जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ बनाया गया है। इजराइल परमाणु कार्यक्रम पर कितना आगे बढ़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए अमेरिका से कई अधिकारियों ने इजराइल का दौरा किया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इसकी सही तस्वीर उन्हें नहीं मिली। 1968 में जारी CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल ने परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बाद में वननू के खुलासे ने अमेरिका समेत कई देशों को झकझोर कर रख दिया।